अच्छा जी, हम ये कर रहे थे कि जो है ग्रेजुएट स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर, ठीक है, ये ऐसा हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है जो ऑटोनोमस प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकता है, किसी के अंडर उसको प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। किन चीज़ों में स्पेशलाइज उसको होना चाहिए? एक तो मस्कुलोस्केलेटल मैनेजमेंट कर सके, एक्सरसाइज बेस्ड रिहैबिलिटेशन और फिटनेस करा सके। इसके अलावा उसके पास उसकी क्या क्या स्किल डोमेन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे, उसको इन्हेंस करे, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन करे, इंजरी की रिकॉग्निशन करे, एवेलुएशन करे अगर कोई इंजरी है, मैनेजमेंट करे, प्रॉपर और इमीडिएट केयर दे अपने एथलीट को, ठीक है, ये जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसकी ये ट्रेनिंग करवा रहा है उसको, ठीक हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे जो है जो स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर होता है ना, उसको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए पिच साइड के ऊपर, ठीक है, पिच साइड के ऊपर, यानी कि जहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है उसको वहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अपने एथलीट को जो है वो इमरजेंसी में केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा वो उसको एवेलुएट कर सके, कोई इंजरी है, कोई सीरियस इंजरी है, ठीक है, ताकि वो उसको जो है नियर बाय जो हॉस्पिटल है उसके अंदर लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कम से कम थोड़ी से थोड़ी भी अगर हम बात करें ना कि एक स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर के अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, थोड़ी सी थोड़ी की भी अगर हम बात करें तो उसको CPR करना आना चाहिए, ठीक है। CPR हमारे पास क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि पेशेंट के पहले तो एयरवेज क्लियर कराते हैं, ठीक है। हमने CPR करने से पहले क्या करने होते हैं कि एयरवे क्लियर करने होते हैं, ताकि अगर कोई एयरवेज के अंदर कोई चीज़ है तो ठीक है, फॉरेन बॉडी अगर कोई चली तो नहीं गई, ताकि वो सांस आसानी से ले सकें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, स्टिल अनकॉन्शियस है, तो आपने उसको CPR कराना होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको कंप्रेशन देते हैं और फिर ब्रेथ देते हैं। उसको 230 कंप्रेशन देंगे आप उसको और 2 ब्रेथ देंगे। माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं या फिर किसी एड के थ्रू, कोई आपके पास अगर है कोई एड है, आप वो डिफरेंट मास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आप उसके थ्रू जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड आप उसको दे सकें, ठीक है। ब्लड बोर्न पैथोजन से आपने उसको बचाना है, ख़ुद को बचाना है, स्ट्रैपिंग और ब्रेसिंग करा सकें। प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो हैं वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन, अगर डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स नए मार्केट में आ रहे हैं या इक्विपमेंट्स जो आपके पास हैं, आपको उनको यूज़ भी करना आना चाहिए। ये सारे आपकी एबिलिटीज़ कम से कम होनी चाहिए। रोल डिलीनेशन प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करना। अच्छा, रोल डिलीनिएशन ऑफ स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, यानी कि डिलीनिएशन का मतलब होता है कि अगर हम स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर का रोल प्रिसाइजली डिस्क्राइब करें, यानी कि आसान लफ्ज़ों में और अच्छे लफ्ज़ों में बयान करें, तो हमारे पास क्या है वो ये है। वो डिपेंड करता है कि डोमेन्स जो है ना, वो 5 डोमेन्स ये वाली हैं, इनके अंदर उसका रोल जो है वो आता है। अब हर डोमेन को उन्होंने ना 2-2 पार्ट में 2 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, नॉलेज कंपोनेंट और स्किल कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों मिल के फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। और अब ये जो नॉलेज है एक स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर के पास, वो डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशन कैसी थी, एजुकेशन उसने कितनी अच्छी ली। स्किल्स जो है वो डिपेंड करेंगे उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। ये अच्छा, इसको फर्दर हम क्लैरिफाई करते हैं, आपको फर्दर समझ आ जाएगी। ये देखो कि ये हैं कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश, ये जो थे ना ब्रिटिश एसोसिएशन वालों ने ये ना कंपोनेंट उसके बताए हैं। स्किल डोमेन जो पीछे ये मैंने पहले ये वाली जो 5 करवाई हैं, ठीक है, बुक में यहाँ पर ये 5 लिखी हुई हैं। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है कि स्किल डोमेन है ये 5, ठीक है। इनके कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट हर एक स्किल डोमेन के कंपोनेंट हैं। नॉलेज कंपोनेंट है और स्किल कंपोनेंट है। नॉलेज कंपोनेंट डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर, स्किल कंपोनेंट डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब ये अगर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसके कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा कि वो रिकॉर्ड रखे जो जो हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस करे, एक तो परफॉर्मेंस इशू और इथिकल इश्यूज़ को कंसिडरेशंस के अंदर ले। अच्छा, प्रिवेंशन में वो क्या करेगा, प्रिवेंशन किस तरह से करेगा, रिस्क की असेसमेंट करेगा,
ठीक है। रिस्क की असेसमेंट करेगा, कोई अगर रिस्क तो नहीं है इंजरी का उसको मैनेज करेगा, ठीक है। रिस्क की असेसमेंट कर, उसके पास नॉलेज होगा तो वो रिस्क की असेसमेंट करेगा। और मैनेज कैसे करेगा, उसके पास एबिलिटीज़ होंगी उसको मैनेज करने की तो वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको समझना है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन के अंदर उन्होंने ना बुक में उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, मगर इससे पहले एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर उन्होंने बुक में बताया हुआ है कि एथलीट जो है ना एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और पेरेंट और केयरर के तौर पे, जैसे कि मैंने टीम ऑफ प्रोफेशनल का बताया था, तो वो पेरेंट्स और केयरर के तौर पे एक्ट करते हैं, मेडिकल और सर्जन, ये जो यहाँ पे टीम है, ठीक है, ये एक्ट करते हैं और उसको बिल्डअप करते हैं, उसकी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, इंजरी की प्रिवेंशन कराते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ना इसके कंपैरिजन के अंदर उन्होंने एक और कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है। इसके कंपैरिजन के अंदर उन्होंने नेशनल एथलेटिक ट्रेनिंग एसोसिएशन है, ठीक है, इन्होंने क्या एडमिनिस्टर कराया है, इन्होंने बैचलर वर्ल्ड ने GSR करवाया था और इन्होंने ACT कराएंगे, सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर है, ठीक है। ये स्पोर्ट रिहेबिलिटेटर को सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था ब्रिटिश वालों ने कि वो ऑटोनमस प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो कोलैबोरेट करके प्रैक्टिस करेगा फिजिशियन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या वो मैं दो चीज़ें बताई थी, मस्कुलोस्केलेटल एक्सरसाइज बेस और साथ उसकी 5 डोमेन्स थी, इसकी 13 डोमेन्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रिवेंशन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, इंटरवेंशन देगा, क्रोनिक एक्यूट कंडीशंस के अंदर क्या करेगा, कोई अगर इम्पेयरमेंट चल रही है उसको मैनेज करेगा, कोई एक्टिव फंक्शनल लिमिटेशन है, डिसेबिलिटीज़ है, उनको मैनेज करेगा, ये इसकी अंदर आते हैं, ठीक है। ये USA वालों की है, वो बरतानिया वालों की थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो 13 डोमेन्स हैं मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। 13 डोमेन्स, ये इसकी 13 डोमेन्स हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट करेगा, इंजरी प्रिवेंशन करेगा, पैथोलॉजीज़ और इलनेस को देखेगा, ठीक है, उसको उनकी पता हो पैथोलॉजीज़ क्या है। जब पैथोलॉजी का पता होगा तो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा उसको, ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह कर सके। ये सारी जो है ना इसकी डोमेन्स में आती होती हैं, ठीक है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एथलेटिक जो सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर एसोसिएशन है ना, ठीक है, सॉरी, सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर जो है, ठीक है, वो अपने क्रीडेंशियल को मेंटेन रख सकता है, रिटेन रख सकता है, बरकरार, इसका मतलब होता है ना कि बरकरार रख सकता है। किस तरह बरकरार रख सकता है, वाया कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब अच्छा, बात मैंने थोड़ी गौर से सुननी है कि जैसे कि हमारे इधर हमारे की छोड़ो, अच्छा, जैसे कि इधर होता है कि आप डिग्री लो, ठीक है, ये आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जाते हो, ठीक है, जाके मैनेज करते हो, चाहे आप कंटिन्यू एजुकेशन ले रहे हो, नहीं जो रिसर्चेज हो रही हैं आपको नहीं पता क्या रिसर्च हो रही है, क्या मार्केट में न्यू चीज़ें चल रही हैं, 5 साल हो गया डिग्री लिए हो आपने, लेकिन कोई आप कंटिन्यू एजुकेशन नहीं ले रहे, तो आप पीछे रह गए ना। तो आपने पीछे नहीं रहना, उसके लिए आपने क्या करना है, कंटिन्यू एजुकेशन लेनी है, ठीक है। क्रीडेंशियल यानी कि जो आपने स्नाद ली, जो आपने डिग्री ली, ठीक है, उसको आपने कैसे मेंटेन रखना है, उसकी वैलिडिटी को आपने क्या करना है कि आपने सिक्योर करना है हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। आपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को सिक्योर करना है, ठीक है, कि आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ले रहे हो। उसके लिए आप कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट करोगे, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं दिए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको न्यू चीज़ें सिखाई जाती हैं, न्यू स्किल्स आपके इन्हांस होते हैं, न्यू स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, ठीक है, न्यू टेक्निक्स एक्सरसाइज की, न्यू एग्जामिनेशन की टेक्निक्स, ठीक है, रिसर्चेज क्या नई हो रही हैं, क्या नया चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बेसिक क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे बेसिक क्वालिफ़िकेशन में उन्होंने ये चीज़ें कही थी, ठीक है, ब्रिटिश वालों ने। और USA वाले क्या कह रहे हैं, नेशनल एसोसिएशन वाले क्या कह रहे हैं, कम से कम CPR उसको करना आना चाहिए, ठीक है, कम से कम BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट देनी आनी चाहिए, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ये बताते हैं उसको कि आप क्या करेंगे, बेसिक लाइफ एडवांस लाइफ सपोर्ट से पहले जो सपोर्ट एक इंजर्ड एथलीट या पर्सन को दी जा रही होती है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है, जिसके अंदर आप उसके एयरवे को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसके एग्जामिनेशन वाइटल्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब 3 चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, नॉलेज, एबिलिटी और विजडम। नॉलेज, एबिलिटी और विजडम में आपको क्या करना, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज आपकी जो आपने चीज़ें सीखी, जो समझी, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका क्या है, नॉलेज है, ठीक है। उस नॉलेज को जब आप अप्लाई करते हो अपनी
क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, या आप पिच साइड पे आप अप्लाई कर रहे हो एज अ स्पोर्ट रिहेबिलिटेटर, तो वो आपकी एबिलिटी है, ठीक है। और आप कितना अच्छे से उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, कितना उसको मतलब सोच के समझ के प्रॉपर सही एक्यूरेट तरीक़े से करोगे, वो आपके पास क्या होगा, आपका विजडम होगा। तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं, आपके पास होनी चाहिए अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट में करते हैं।